नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो मेरे लिए नहीं उन कश्मीरी पंडितों के लिए देखें जो पिछले 30 सालों से अपने घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और जब तक वीडियो पूरा ना देखें तब तक किसी भी नतीजे पर ना पहुंचें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे, खराब लगे, जैसा भी लगे वैसा रिएक्शन आप दे सकते हैं। 11 मार्च 2022 को जब कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने पूरे देशवासियों के सामने वो सच रख दिया जिसे हर कोई जानना चाहता था। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। इस फिल्म की जमकर तारीफ हुई। कहीं सिनेमाघरों में लोग रोते हुए दिखे तो कहीं सिनेमाघर देशभक्ति के नारों से गूंजने लगा। फिल्म की लोकप्रियता को बढ़ता देख कई राजनीतिक दल भी बहती गंगा में हाथ धोने आ गए और उनके कार्यकर्ता जगह जगह फिल्म के पोस्टर लगाने में जुट गए। पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल्स पर हफ्तों तक फिल्म को लेकर डिबेट की जा रही थी। Just don't tell me what I am promoting. I don't need your certificate for it. मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर दो कश्मीरी भाई आपस में भाई नहीं हूँ मैं। नहीं, मतलब वो मार, वो पीट, वो हत्याएं, वो सरकार का फेलियर है ना। आज लगभग 3 महीने बाद हम इस फिल्म को लगभग भुला चुके हैं और शायद अब वापस देखना भी नहीं चाहते। फिल्म निर्माता भी लगभग 400 करोड़ की कमाई करके सुकून की सांसें ले रहे हैं और टीवी न्यूज चैनल्स भी चुपके से खिसक कर किसी नए मुद्दे पर डिबेट करने लगे हैं। क्या इस फिल्म का मकसद सिर्फ इतना ही था? ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टाइम है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है। क्या 30 सालों से अपने ही घरों में रिफ्यूजी बनकर रह रहे कश्मीरी पंडित किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे? क्या सिर्फ मूवी बनने के बाद उनको न्याय मिल गया? फिल्म रिलीज होते ही माहौल ऐसा बन गया कि अब तो कश्मीरी पंडितों को न्याय मिल ही जाएगा। उन कश्मीरी पंडितों के दिलों में भी घर वापसी की उम्मीद जग गई जिनकी उम्मीदें 30 सालों से इंतजार करते करते टूट चुकी थी। लेकिन घर वापसी तो छोड़िए, कश्मीर में अब वो लगभग 4000 कश्मीरी पंडित भी सुरक्षित नहीं हैं जो किसी तरह वापस कश्मीर चले गए थे। अभी पिछले दिनों ही 12 मई 2022 को कश्मीर के बडगाम जिले के मजिस्ट्रेट कार्यालय में क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने काम करने की मेज पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित दहशत में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रशासन से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक कश्मीरी पंडित मजिस्ट्रेट कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है तो वह घाटी में कहां सुरक्षित रह पाएगा। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को ये बोलकर सांत्वना दे रहा है कि जान की मत सोचिए, देश की सोचिए। डरने की बात नहीं है, हम लोगों को अपने देश का नाम ऊंचा करना है, देश को नीचे नहीं झुकाना है। आप लोग समझिए कि आपकी अपने जान का मत देखिए, अपने देश के लिए सोचिए, देख सकता है। कश्मीरी पंडित अपनी इस दयनीय हालत के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सरकार उनको बलि का बकरा ना बनाए। अगर प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता तो हमें हथियार दे दिए जाएं। बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों का ये मुद्दा एक ऐसा जख्म है जिस पर मरहम लगाना तो दूर, जिसे बार बार कुरेदा गया है, या तो राजनीति के लिए या फिर निजी स्वार्थों के लिए। इस मामले को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसके बावजूद भी इसके हर पहलू पर विवाद है। कश्मीर का मुद्दा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई एक किताब पढ़ लेने से ये आपको समझ नहीं आएगा। इस मुद्दे को कश्मीर के इतिहास के साथ देखना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी वो काबिलियत नहीं है जो मैं इसे एक वीडियो के माध्यम से समझा सकूं। उससे बेहतर इस मामले को कोई नहीं समझा सकता जिसने यह सब होते हुए देखा हो या महसूस किया हो। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं कश्मीर की खुशबू मट्टू का एक इंटरव्यू जो उन्होंने देशभक्त चैनल को दिया था। मैं देशभक्त चैनल को इस वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं और आपको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। बहुत तालियां बज गई कश्मीर फाइल्स पे, बहुत एक्नॉलेजमेंट हो गया, बट क्या ये तालियों की गूंज सिर्फ हिस्ट्री बन के रह जाएगी और कुछ नहीं होगा इस पे? आज मैं आपसे एक कश्मीरी पंडित के तौर पे बात कर रही हूं कि क्या एक्शन होना चाहिए, क्या हमारी हिस्ट्री थी। ये 7th एक्सोडस था 1990 का, मेरे पर्सनल अकाउंट के बारे में, मेरी पर्सनल ट्रेजेडीज और मेरी लाइफ के बारे में, और एक्शन फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसके बारे में।
अगर आप देखेंगे कि ये 1990 का एग्जोडस सडनली आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ, इसके पीछे छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे, छोटी छोटी ट्रेजेडीज थी व्हाट लेड टू दिस। सम ऑफ देम आर लाइक 1960s में अगर आप देखेंगे एक शॉर्ट माइग्रेशन हुआ था इंटेलेक्चुअल्स का, MBBS और इंजीनियरिंग की सीट निकाली थी बहुत बच्चों ने कश्मीर में, और उन्हें हैरेसमेंट फेस करना पड़ा कि आप मेन स्ट्रीम इंडिया के कॉलेजेस में क्यों नहीं जाते, यहाँ हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं। और इसके चलते आज देख रहे हैं आप US में, जयपुर में, अहमदाबाद में जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं, जो बड़े लेवल पे जो कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं, वो वही हैं जो 60s में जिनका माइग्रेशन हुआ था। अगर आप देखेंगे 86 में अनंतनाग में राइट्स हुए थे, तो एक शॉर्ट माइग्रेशन उस वक्त भी हुआ, घर जला दिए गए, लूटे गए, टेम्पल्स को डैमेज किया गया बहुत बुरे तरीके से। और फिर अगर हम बात करें उसके बाद 1989 की टिकट लाल टपलू को असैसिनेट किया गया उसके ही घर के बाहर, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उससे सिचुएशन बहुत ख़राब हुई। फिर 89 में जब रुबिया सईद की किडनैपिंग हुई, वो किडनैपिंग जिसके अगेंस्ट बोला गया 5 JKLF के टेररिस्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, जिसके टाइम पे पता चलता है कि फारूक अब्दुल्ला उस वक्त लंदन भाग गए थे। तो ये सारी सिचुएशन के बाद जब 1990 का 19 जनवरी आया और रात को आप मॉस्क्स की आवाज़ सुनते हैं, आप सुनते हैं वहाँ से जो नारे निकल रहे हैं, और घरों की लेडीज़ बहुत डर गई, सब डर गए कि क्या होगा। बहुत सारे घरों को जलाया गया, बहुत सारे लोगों को उसी दिन देयर वाज अ मास माइग्रेशन दैट हैपेंड दैट नाइट। और ऐसा बोला जाता है कि ये जगमोहन का किया गया है, दैट फियर ड्रोव अस आउट। हाउ कैन वन एडमिनिस्ट्रेटर, एक बंदा आपके घर आता है, एक पॉलिटिशियन, एक एडमिनिस्ट्रेटर आएगा जो आपको बोलेगा अच्छा अपना 3 BHK आप छोड़ो, आप जाओ ज़रा कहीं और रहो, थोड़ी देर मैं यहाँ सिचुएशन ठीक करता हूँ, फिर मैं आपको बुला लूँगा। और ये उसने एक नहीं 5 लाख लोगों के साथ किया। उसने क्या व्हाट्सएप भेजा हमें उस वक्त? नो, इट वॉज अ सिंडिकेटेड प्री मेडिटेटेड प्लान जो प्लान किया गया उस वक्त कि 19 को रात को सारे मॉस्क से ये किया जाएगा, इसके घर पे अटैक किया जाएगा, उसके यहाँ जलाया जाएगा, ये ऐसे डर पैदा किया जाएगा ताकि एक ही दिन पे सब बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम बात करें हमारी सफरिंग की जो 1990 में ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारे लकी लोग थे, लकी फैमिलीज़ थी जो देहरादून शिफ्ट हो गई, बॉम्बे शिफ्ट हो गई, जो दिल्ली शिफ्ट हो गई। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग ऐसे भी थे जो जम्मू की गर्मी में टेंट्स में बहुत सालों तक रहे, बहुत सालों तक। आज भी कैंप्स हैं जगती में, मुट्ठी में, पुरखू में, बूटानगर में, मिश्रीवाला, और भी बहुत नाम है, उधमपुर में थे, जहाँ की ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं। उन्हीं बच्चों से आज जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं वही आपको बताएंगे कि टेंट के अंदर की 53 डिग्री की गर्मी क्या होती है, उसमें पढ़ना क्या होता है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि स्ट्रगल 90 में ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे 14 साल के 15 साल के बच्चे जो आके जिनको स्कूलिंग अपनी कंटिन्यू करनी थी जम्मू में, बहुत सारे स्कूल्स ने उस वक्त मना किया बच्चों को लेने से। उन्हीं बच्चों को फिर उसी स्कूल के बिल्डिंग के प्लेग्राउंड में 2 बजे के बाद का लेक्चर अटेंड करना पड़ा था, टेंट में, बहुत गर्मी में भी, बहुत ठंड में भी। पहले 2 साल में हज़ारों लोगों की मौतें हुई सांप के डसने से, बिच्छू के डसने से। तो अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतने लोग मरे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी आई एम सॉरी कि हम पूरे 5 लाख नहीं मरे 19 जनवरी 1990 में। आई एम सॉरी कि हम थोड़ा थोड़ा करके मरे हैं उसके बाद। अगर आपसे मैं बात करूं अपनी स्टोरी की, मैंने क्या जिया है, मेरे दादा ने क्या जिया है, मेरे फादर ने क्या जिया है, मेरी बुआ ने क्या जिया है, मेरे चाचा ने क्या जिया है, तो हर किसी के घर की बेसिकली ये स्टोरी है हमारे। अगर आप बात करेंगे, आपके आगे पीछे एक कश्मीरी पंडित तो होगा जो आपको अपने घर की स्टोरी बताएगा उसके साथ क्या हुआ है। माई ग्रैंड फादर वॉज द सोल सर्वाइवर ऑफ द कनिकुट मैसेकर ऑफ 1931। बड़गाम में एक छोटा सा गाँव है कनिकुट, उसमें ही वॉज द सोल सर्वाइवर। 9 मेंबर्स, 9 लोग उनकी फैमिली के एक ही रात को मार दिए गए। और फिर वो वही ग्रैंडफादर है जो 90 में नहीं भागा, जिसने बोला मैं घर नहीं छोड़ूंगा। बट 92 में उसे एक छोटा सा 6 साल का लड़का आया दरवाजे पे, उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, ओ बोब जी, मैंने सुना आपके छोटा बेटा जो यहाँ खेत में काम कर रहा है ना, उसको मारने की आज प्लानिंग है रात को। फिर उस ग्रैंडफादर को 92 में निकलना पड़ा। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो गोद में ही थी, मेरे को गोद में ही लेके भागना पड़ा। मेरी माँ को जिसके पैर में चप्पल पहनने का टाइम भी नहीं था,
गैस पे दूध था। निकलते निकलते कि शक ना हो किसी को, नेबर्स को शक ना हो कि हम भाग रहे हैं, मेरी माँ ने नेबर से कहा कि अच्छा सुनो, मैं बाहर तक जा रही हूँ वॉक पे, ये दूध बंद कर देना जो गैस पे है। सोचो हम कैसे भागे होंगे, आप सोचो कैसा लगता है वैसे भागना। एक सुमो में बैठ गए और पुरानी ज़िंदगी वहीं छोड़ दी और जम्मू में ज़ीरो से शुरू किया। टॉप के स्कूल में डाला मेरे फादर ने मुझे, ये सोच के कि एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सिर्फ मेरे नहीं, सब कश्मीरी पंडितों ने कभी बंदूक नहीं उठाई। क्या उठाया? ये कलम। तो स्पीडी जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। स्पीडी तो मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है क्योंकि स्पीड तो थी ही नहीं। 32 साल हो गए। पिक्चर ने अपना काम कर लिया, आप सब तक हमारी कहानी पहुंच गई, लेकिन अब ये सरकार की बारी है। अभी तक लगभग 26,000 के करीब हमारे वीर सैनिक कश्मीर के चक्कर में शहीद हो चुके हैं और 7 से 8,000 तो उसी वैली के अंदर शहीद हो गए हैं। लेकिन किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है क्योंकि इन राजनीतिक पार्टीज को लगता है कि फौजी इनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। आज की डेट तक इंडिया में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन सब ने इस मामले को लेकर बस झूठे वादे ही किए हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। जनाब, आप सीए एनआरसी बिल्कुल लागू करिए, लेकिन पहले उन मासूम कश्मीरी पंडितों की तो घर वापसी करवाइए जिनको आपने 30 सालों से अपने ही घर में रिफ्यूजी बना के रखा हुआ है। 2015 में सरकार ने वादा किया था कि हम कश्मीरी पंडितों को घर वापस लाएंगे, लेकिन आज 7 साल हो गए, केवल 15% कंस्ट्रक्शन का काम ही पूरा हो पाया है। उसी जम्मू कश्मीर में 3000 एकड़ जमीन सरकार ने इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट के लिए दी है, लेकिन 200 एकड़ जमीन कश्मीरी पंडितों के लिए निकालने में सरकार की सांसें फूल जाती है। 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, हर बार सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को जरूर रखा है और खूब वोट बटोरे हैं, लेकिन देखकर लगता है कि कश्मीरी पंडित आगे भी भाषणों में ही रहने वाले हैं, घरों में नहीं। जय हिंद।